हेलो पीपल एंड वेलकम अगेन। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। आपने अपने कॉलेज की मैथ्स में पढ़ा होगा आइगन वेक्टर्स के बारे में, बट आइगन वेक्टर्स बिलीव मी उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने तो वहाँ पे सिंपल मैथ्स लगा के इनको सॉल्व करना सीखा। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है आई होप आपको पता हो। अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। बट हाँ, अगर आप कोई मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं और आप इस वीडियो को ऐसे देख रहे हैं कि कल जाके आप मैथ्स अटेम्प्ट कर देंगे आइगन वेक्टर्स की, तो प्लीज ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप कुछ और देखिए। हाँ, डेटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वीडियो इज फॉर यू। तो आइगन वेक्टर्स के बारे में शुरू करने से पहले मैं कुछ नोटेशंस के ऊपर बात करना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हमारे लिए। तो ये जो पहला सेल है इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। तो पहला सेल अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें बस एक कलर की एरे है। ये मेरे को अपनी नोटबुक के अंदर चाहिए थी क्योंकि अ, इससे मेरा एक्सपीरियंस बेहतर हो रहा था, और ये सारे वो कलर्स हैं जिनको मैटप्लॉटलिब सपोर्ट करती है। तो इसलिए मेरे को बार बार स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं कि मेरे को क्या स्पेसिफिक कलर चाहिए। मैं सिंपल ये कलर एरे का इंडेक्स पास कर देता हूँ और ग्राफ में कलर्स आ जाते हैं। तो अगर आप काम कर रहे हैं तो आप भी इस तरह की चीजें कर सकते हैं, आपके लिए बहुत हैंडी होगा। तो मैं इस फर्स्ट सेल को रन कर देता हूँ, सेकंड को भी रन कर देता हूँ, कुछ नहीं है। तो सेकंड सेल के अंदर हमेशा की तरह हम तीन मॉड्यूल जो इंपोर्ट करते ही हैं, एक numpy, एक pandas और एक matplotlib फॉर प्लॉटिंग, वो हमने इंपोर्ट कर रखी है। और यहाँ पे मैंने दो हेल्पिंग फंक्शंस डिफाइन करे हैं और इनकी डॉक स्ट्रिंग ये रही। आप इनको पढ़िए पूरा का पूरा, आपको समझ में आएगा। तो पहला फंक्शन है हमारा डिस्प्ले वेक्टर। हम एक एरे पास करेंगे और उस एरे के अंदर जितने वेक्टर्स प्रेजेंट है वो हमें प्रिंट करके देगा। फॉर द टाइम बीइंग, जब तक हमें वीडियो देख रहे हैं, आप मान के चलिए कि एरे का हर कॉलम एक वेक्टर है इन टू डायमेंशनल स्पेस, क्योंकि हम आइगन वेक्टर्स को इस वीडियो में टू डायमेंशंस में स्टडी करेंगे। अगर आपको टू डायमेंशंस में समझ में आ गया तो थ्री फोर फाइव उन डायमेंशन में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टू डायमेंशन में समझना सबसे ईजिएस्ट है और हमें ईजी पार्ट सबसे पहले करना चाहिए। तो अगर आप एक एरे देते हैं कुछ ऐसा, इसको मैं जूम कर देता हूँ, समझाता हूँ। अगर एक एरे ऐसा देते हैं जिसमें ऐसे कुछ नंबर्स हैं, फर्स्ट कॉलम में है 1 2, सेकंड में 2 3 और फिर 3 5। तो इस फंक्शन को ये एरे अगर आप देंगे तो फंक्शन आपको प्रिंट करके देगा 1 + 1i + 2j, जो कि फर्स्ट वेक्टर है और जो फर्स्ट कॉलम में स्टोर्ड है 1 2। फिर सेकंड कॉलम 2 3, तो 2i + 3j, और 3 5 तो 3i + 5j। और सेकंड फंक्शन मैंने वेक्टर्स को ड्रॉ करने के लिए एक ले रखा है, और इसके अंदर मैं सिर्फ स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि मेरे एरे क्या है। जैसे ऊपर एक एरे दी है वैसे नीचे भी हम देंगे। दिस एरे विल कंटेन ऑल द वेक्टर्स जो आपको एक सिंगल ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। और साइज यहाँ पे आप फिगर का स्पेसिफाई कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 10 × 10 का साइज है, जो मेरी विंडो के लिए अच्छा था तो मैंने वही रखा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये ड्राइंग वाला फंक्शन कैसे काम करता है। तो मैटप्लॉटलिब में पीएलटी का एक फंक्शन है जिसको क्यूएर बोलते हैं, और क्यूएर फंक्शन का इस्तेमाल करके आप वेक्टर्स को प्लॉट कर सकते हैं। क्यूएर फंक्शन, मैं चाहूंगा आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन एक बार पढ़ लें, बट फिलहाल के लिए इतना है कि ये जो फर्स्ट टू मेंबर्स हैं, जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है, जो फर्स्ट लाइन है ये वाली और जो सेकंड लाइन है ये वाली, इन दोनों लाइंस में हम सभी वेक्टर्स जितने भी हमारे वेक्टर हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 वेक्टर्स हैं, तो 100 की 100 वेक्टर्स की टेल कहाँ होगी, वो कहाँ से शुरू होंगे, वो पॉइंट स्टोर होते हैं। यहाँ पे मैं सारे वेक्टर्स ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए फर्स्ट एरे विल कंटेन द जीरो ऑफ ओरिजिन, एंड सेकंड एरे विल कंटेन द जीरो फॉर y कोऑर्डिनेट या सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। मतलब कि 0 0 0 0 इस तरह से करके आपके पास जितने वेक्टर्स हैं उन सबके ओरिजिन यहाँ पे स्टोर्ड है। दिस, जैसा कि हम जानते हैं कि जीरो से हमारा क्या एक्सेस होगा, फर्स्ट रो एक्सेस होगी, और यहाँ से हम सब सारे के सारे कॉलम एक्सेस कर रहे हैं। तो आपने जो एरे इनपुट करी है उसकी फर्स्ट रो के अंदर सभी वेक्टर्स का x कोऑर्डिनेट है, परफेक्ट। और सेकंड रो के अंदर सभी वेक्टर्स का y कोऑर्डिनेट है, ये भी सिंपल। फिर यहाँ से सारे के सारे स्केल्स आप मेंशन कर सकते हैं जो भी आपको चाहे। कलर मैं इन प्लॉट्स के लिए क्रिम्सन रख रहा हूँ, और अल्फा की वैल्यू 0.7, ताकि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी अच्छी से दिखे ग्राफ हमारा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे स्केलिंग या जो टिक्स देने हो किस तरह के देने। तो टिक्स मैं दे रहा हूँ कि वेक्टर का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है उससे बस एक कदम आगे और एक कदम पीछे के टिक लेके हम विंडो का साइज मेंटेन करें ताकि वेक्टर्स अच्छे से डिस्प्ले हो सके। इन फंक्शंस को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फंक्शन समझने के लिए हम इस वीडियो में नहीं आए। तो मैं इनको रन कर देता हूँ और यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होता है। परफेक्ट। तो ट्रांसफॉर्मिंग, ये फर्स्ट एरे है हमारा। इसके अंदर दो वेक्टर्स हैं, एक 1i + 1j और दूसरा है 0y + 2j। और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसा भी हम देख सकते हैं 2 by 2 का डायमेंशन है, और ये एक वेक्टर है।
-1 एंड 0। अगर मैं ट्रांसफॉर्मिंग को वेक्टर से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो पहले मैं ये वाला सेल रन करता हूँ और फिर मैं सेकंड सेल रन करता हूँ। ये @ ऑपरेटर जो होता है ये मैट्रिसेस के अंदर ये स्पेसिफाई करने के लिए होता है कि आप मैट्रिसेस के बीच में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हैं या डॉट प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये ऑपरेटर यूज करना है मल्टीप्लिकेशन के टाइम। जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास निकल के आता है -1 एंड -1, जो कि बिल्कुल आना भी चाहिए। अगर मैं ट्रांसफॉर्मिंग को वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू -1 इज -1, 0 इंटू 0 इज 0, सो ऊपर आएगा -1। नीचे वाली -1 के लिए 1 इंटू -1 इज -1, 0 इंटू 2 इज 0, तो फिर आएगा -1। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया हमें, तो अब आप दिमाग में सोचना स्टार्ट कीजिए कि हो क्या रहा है। ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स जो है वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और एक नया वेक्टर जनरेट कर रही है। कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि जो नया वेक्टर जनरेट हुआ है वो वेक्टर में चेंज आने से हुआ है। जो हमारे पास हमने वेक्टर इनपुट दिया था उस वेक्टर को चेंज करके ये बना दिया गया, और किसने बनाया? इस ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स ने बनाया, इसलिए इसका नाम मैंने ट्रांसफॉर्मिंग रखा है। ठीक है, ये मैट्रिक्स इस वेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर रही है। परफेक्ट। अब ये -1 जो है हमने यहाँ पे वेक्टर की वैल्यू अपडेट करती है, तो अगर मैं इस सेल को दोबारा रन करूंगा तो अब ये ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स इस -1 से मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई हो गई और हमारे पास अब आंसर क्या आया? -1 -3। एक बात और मल्टीप्लाई करते हैं, -1 -7। आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट है इस वेक्टर का, ये लगातार घटता जा रहा है, लगातार घटता जा रहा है, बट x वाले कोऑर्डिनेट के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। दोबारा करते हैं -15। अगर इसको मैं लगातार करता गया ना तो ये लिटरली डबल होता जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इट विल गेट डबल। तो हो क्या रहा है? एक ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स थी और उसने दूसरे वेक्टर के अंदर कुछ चेंजेस लाने स्टार्ट कर दिए। अब इन्हीं चेंजेस में फ्रेंड्स राज छुपा है आइगन वेक्टर्स का, तो उसके लिए अब हमें समझना पड़ेगा ग्राफिकली ये हो क्या रहा है। तो अब इस सेल के अंदर वही सेम ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स है, वही सेम वेक्टर है, और यहाँ पे बस मैं उन दोनों को प्लॉट करके दिखा रहा हूँ कि वो कैसे दिखते हैं। तो ये वाला ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स का प्लॉट है, इसके अंदर दो वेक्टर्स थे हमारे, जैसा हमें पता है 1i 1j 0i 2j। तो 1i 1j ये वाला वेक्टर है और 0i 2j ये वाला वेक्टर है। इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो ताकि थोड़ा अच्छा दिखाई दे, और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है 1i 1j एक ये वाला वेक्टर है इस वाली ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स के अंदर, और 0i 2j ये वाला हमारा सेकंड वेक्टर है। इसी तरह से मैंने वेक्टर को प्लॉट करा और यहाँ पे मैंने जो ऊपर हेल्पर फंक्शंस लिखे हैं स्क्रिप्ट के लिए वो यूज कर रहा हूँ मैं। तो नीचे जब मैंने इसको प्लॉट करा तो सिंपल है, ये -0 और -1 एंड 0 है, -1 एंड 0 है, तो ये ऐसे ही प्लॉट होगा। अब मैं प्लॉट कर करके देखूंगा कि आफ्टर ईच ट्रांसफॉर्मेशन इस वेक्टर में, जो हमारा ये वेक्टर है जिसको ये ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म करने वाली है, क्या चेंज आने वाले। तो जब मैंने इसको एक बार प्लॉट करा, आई एम सॉरी यहाँ पे 100 की जगह मेरे को 2 रखना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो वो वेक्टर पहले 1 था, हमारे पास जो इनिशियल वेक्टर था वो था -1 एंड 0, तो दिस वाज -1 एंड 0, और सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ऐसा बन गया ये। इस वेक्टर को दोबारा हमने ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा तो ये ऐसा बन गया। तो दो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कुछ ऐसी शक्ल बन जाती है इस वेक्टर की। अब अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूं, मतलब मैं कह रहा हूँ 5 बार ट्रांसफॉर्म करो सेम वेक्टर, तो इसको जूम करके आपको देखेंगे तो पता चलेगा ये पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, चौथा वेक्टर, पांचवा वेक्टर। क्या देख रहे हैं आप? वेक्टर इज ट्राइंग टू रीच वाई एक्सिस, है ना। वेक्टर एक्स एक्सिस से स्टार्ट हुआ था, वेक्टर एक्स एक्सिस से स्टार्ट हुआ था, एक्स एक्सिस पे लेटा हुआ था, और वो वाई एक्सिस को टच करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो कुछ ऐसी बन जाएगी वेक्टर्स की फिगर। ये लमसम टच कर रहा है, बट अगर आप ध्यान से देखें तो ये एरो बिल्कुल वाई एक्सिस के साथ इंक्लाइन नहीं है, और हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमने ऊपर जब इसको चेंज कर रहे थे हम लगातार इस जगह पे, तो हमने एक चीज देखी थी कि ये -1 ही रहता है एक्स एक्सिस के अंदर, तो कुछ भी हो जाए ये वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, चाहे कहां तक भी हम इसको ले लें। तो अगर मैं यहाँ पे जहाँ पे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अब इसको 20 बार ट्रांसफॉर्म करो, 20 बार ट्रांसफॉर्म करो, तो मैंने रेंज में 20 पास कर दिया, ये 20 बार सेम वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करेगा, ये वाला लॉजिक आप देख सकते हैं। हमने आप इसको नोटबुक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप खुद जाके प्ले कीजिए इसके साथ। तो अब ये देखो लॉगरिथमिक स्केल में कन्वर्ट हो गया, हर स्क्वायर जो है वो e raised to the power 6
के बराबर है, हर स्क्वायर e रेज टू द पावर 6 के बराबर है। तो खुद सोचो 20 ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड केवल 1 था उसका मैग्नीट्यूड कहाँ पहुंच गया है, e रेज टू द पावर 6 हो गया उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे आते आते, बट अब भी ये y एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, तो बट इसके आगे नहीं जा रहा, बट यहाँ से रोटेट करके इधर की तरफ नहीं जा रहा, रोटेशन शुरू करा था और y एक्सिस पे सैचुरेट करता चला गया। कुछ तो हो रहा है ना, मतलब कि ये जगह थोड़ी सी इंपॉर्टेंट तो है कि ये y एक्सिस को क्रॉस ही नहीं करेगा, है ना। और फ्रेंड्स अगर मैं आपको सही तरह से बताऊं ना तो यही आइगन वेक्टर्स है, मतलब किसी मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर वो वेक्टर होता है, ये मेरी डेफिनेशन है, किताबों में जो डेफिनेशन है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। किसी मैट्रिक्स के लिए आइगन वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसमें जिसके तरफ वो अपनी ट्रांसफॉर्मिंग वेक्टर्स को इंक्लाइन करे, मतलब कि आप कोई भी वेक्टर इस ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, इस ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स से ये मल्टीप्लाई करें, कुछ और मल्टीप्लाई करें, वो उस वेक्टर को इन सब्सिक्वेंट ट्रांसफॉर्मेशंस कहाँ इंक्लाइन करने की कोशिश करेगा, अपनी आइगन वेक्टर की डायरेक्शन। तो ये अब धीरे धीरे करके इसके आइगन वेक्टर की डायरेक्शन में इंक्लाइन होने की कोशिश कर रहा है। परफेक्ट, तो आपको आइगन वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हो। इस चीज को थोड़ा सा और अच्छा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, और इस कोड सेल के अंदर मैं बेसिकली एक सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि मैंने क्या वेक्टर्स निकाले हैं। तो ये हमारे पास एक सर्कल के लिए वेक्टर्स हैं, समझ में आ रहा है। देखते हैं कि सर्कल का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 4 है, सॉरी रेडियस क्या है वो 2 है, 0 से लेके 2 तक ये वाला लॉन्गेस्ट वेक्टर है, और इसी के सर्कमफेरेंस पे सारे के सारे वेक्टर्स आए। अब मैं ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स लूंगा, मैं देख लेता हूँ कि मैंने ऊपर से इसको ये ऊपर वाली ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स दिया क्या, नहीं थोड़ी सी चेंज है। तो ये वाली ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स आप खुद इसको चेंज कर करके देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स के साथ किस तरह से चेंज आते हैं। तो मैं अब इन सब वेक्टर्स को एक साथ इस ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स में अप्लाई करूँ। अप्लाई करना बहुत आसान है। अब एक बात आप मुझे बताइए, अगर मैं ये जो वेक्टर है यहाँ पे कोमा 3 करके और कोमा 1 करके एक नया और वेक्टर ऐड कर दूं इन वेक्टर्स की एरे के अंदर, तो ट्रांसफॉर्मिंग एरे क्या करेगी, इन दोनों को ट्रांसफॉर्म करेगी। पहले ये केवल एक को कर रही थी, अब दोनों को करेगी। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ, थोड़ा आसान रहेगा मेरा हमारे लिए समझना भी। 3 और यहाँ पे मैंने एक और वेक्टर ऐड कर दिया 1। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ऐसा कुछ आएगा हमारे पास। अब बस ऐसे बनता जाएगा। तो मतलब कि मुझे बार बार एक वेक्टर पास करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल यहाँ पे एक एरे ऑफ वेक्टर्स दे दूंगा, उसको ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स को पास करूंगा और देखूंगा कि हर एक वेक्टर के अंदर ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स इस तरह से चेंज लाती है। तो वही कुछ यहाँ पे है, ये जो सारे के सारे वेक्टर्स हैं ये एक एरे के अंदर स्टोर्ड है जिसका नाम है फाइनल। और फाइनल की शेप जो है वो मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो प्रिंट फाइनल डॉट शेप, तो शेप जो इसकी है वो 2 और 18 है, सिंपल सी बात है। 18 वेक्टर्स हैं और 2 रोज हैं, तो फर्स्ट रो के अंदर इन सब वेक्टर्स का x कोऑर्डिनेट है और सेकंड रो के अंदर इन सब वेक्टर्स का y कोऑर्डिनेट है। ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स है हमारी ये, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग चेंज है, तो जब नोटबुक में अभी मैंने इसको पब्लिक नहीं करा, जब पब्लिक करूंगा तो स्पेलिंग चेंज कर दूंगा। इसको मैं रन कर देता हूँ, हमारी ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स ये रही। और मैं यहाँ पे पहले ही करता हूँ 1 और चेक करता हूँ कि पहली ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो सर्कुलर वेक्टर्स हमने लिए हैं उनके अंदर क्या चेंज आता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास जो डल रेड कलर है, मैंने यहाँ पे अल्फा काफी कम रखा है क्योंकि बहुत सारी घिच मचने वाली है, समझना जरूरी था पहले हमारे लिए ज्यादा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें ये ठीक है, ये जो हमारे पास रेड वेक्टर्स हैं ये हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर्स थे, यहाँ पे लगा हुआ है। और फर्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये वेक्टर्स यहाँ से स्क्वीज कर गए और यहाँ से इलोंगेट कर गए, कुछ रोटेशन भी हुई है, ये 3 वेक्टर्स जो है रोटेट करके यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, चेंज किन वेक्टर्स में नहीं आया है, एक तो ये वाले वेक्टर में नहीं आया जो एक्स एक्सिस पे लगा हुआ था। ठीक है, और एक ये वेक्टर बहुत ब्राइट है, इसके ब्राइट होने के एक ये कारण है, हमने अल्फा कर रखा है बहुत लो, तो इस अकेली डायरेक्शन में हो सकता है 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स आपस में ओवरलैप कर गए। तो थोड़ी इंट्यूशन हमें यहीं पे मिल रही है कि जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स हमने ली है उसके लिए ये डायरेक्शन जो है उसके अंदर आइगन वेक्टर्स है और ये इन सर्कुलर वेक्टर्स को इस डायरेक्शन में अलाइन करता जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस नंबर को चेंज करूंगा 3, तो मैं इसको 3 बार ट्रांसफॉर्म करूंगा। तो 3 बार ट्रांसफॉर्म करने पे क्या देखते हैं क्या आता है। तो पहली बार करा, दूसरी बार करा, तीसरी बार का कलर आपको दिखने रहा होगा, बट हाँ सॉरी पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार के अंदर ये इसी डायरेक्शन में देखो लंबा होता जा रहा है और यहाँ से स्क्वीज होता जा रहा है।
और काफी अच्छी सी फिगर सी बन गई हमारे पास। 10 कर देते हैं चलिए। अगर मैं इसको 10 कर दूं तो लुक एट दिस हाउ कितना अमेजिंग है इसको देखना हमारे लिए एक तरह से, कि जो सर्कुलर था पहले अब वो केवल एक सीध के अंदर आता जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आता जा रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन कुछ नहीं है, हमारी ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर है। ठीक है, तो अब हम आइगन वेक्टर की पारंपरिक डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसके ऊपर वो मैट्रिक्स रोटेशन नहीं कर सकता, केवल स्केलिंग कर सकता है, और स्केलिंग बाय द फैक्टर ऑफ आइगन वैल्यू करता है। तो a इंटू वी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस डायरेक्शन के अंदर जो वेक्टर्स हैं वो केवल स्केल ही तो हो रहे हैं, ना ये वेक्टर इधर की तरफ रोटेट कर रहे हैं, ना ये वेक्टर इधर की तरफ रोटेट कर रहे हैं। चलो इसको थोड़ा और ज्यादा कर देता हूँ, मैं इसको कहता हूँ 20 बार ट्रांसफॉर्म करके दो मेरे को। 20 बार ट्रांसफॉर्म करेंगे तो फिर देखिए आफ्टर 20 ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो ये केवल इलोंगेट कर रहे हैं इस डायरेक्शन के अंदर। तो और आप कह सकते हैं कि आइगन वेक्टर किसी भी ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स का सैचुरेशन वेक्टर भी होता है, कि वो एक बार जब वेक्टर्स को, जो भी जिन वेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, आइगन वेक्टर की तरफ अलाइन कर दे तो ना उससे दूर लेके जाता है ना पास लेके जाता है, केवल उसी डायरेक्शन में उनको लंबा करता जाता है। तो ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर इज दैट कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर जो जो अपनी डायरेक्शन में ही छोटा या बड़ा होता है, रोटेट नहीं करता। और ये भी हमने यहाँ पे देखा कि जो वेक्टर्स आइगन वेक्टर की डायरेक्शन नहीं है, मैट्रिक्स उनको ट्रांसफॉर्म करके आइगन वेक्टर की डायरेक्शन में पुट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आइगन वेक्टर्स एक तरह से हमें किसी भी ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स का बिहेवियर बताते हैं, और ये बिहेवियर इस तरह से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो बैकएंड के अंदर कंप्यूटर मैट्रिसेस में डील कर रहा होता है। आपके लिए तो मैथमेटिकल इक्वेशन है, बट कंप्यूटर के लिए वो मैट्रिक्स ही है। तो मैट्रिक्स जब है उसके लिए तो वो ट्रांसफॉर्मेशन भी इसी तरह करता है। तो अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सीधी सी बात है, जो पहला मैट्रिक्स है वो दूसरे मैट्रिक्स को उसके आइगन वेक्टर्स की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। डेटा के साथ यही छेड़खानी होती है बड़े स्केल के ऊपर। हम जब पीसीए करते हैं तो पीसीए में इन्हीं आइगन वेक्टर्स को स्टडी करते हैं। क्यों इन हम आइगन वेक्टर्स को स्टडी करते हैं? क्योंकि आइगन वेक्टर्स के अंदर जो भी पार्टिसिपेटिंग मैट्रिक्स होती हैं हमारी इस ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स की, उनकी बराबर बराबर इंफॉर्मेशन होती है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे एक कंपनी है जिसके अंदर 5 डेटा साइंटिस्ट हैं, तो 5 डेटा साइंटिस्ट को जो लीडर, मतलब उनके ऊपर 5 लीडर है, 5 डेटा साइंटिस्ट हैं, हमने उनको गाइड करने के लिए 5 डिफरेंट बॉस हायर करे। जो बॉस पांचों डेटा साइंटिस्ट को बराबर बराबर काम देगा, दैट बॉस विल बी द आइगन बॉस और आइगन वेक्टर। इस तरह समझिए इस चीज को। और जो बॉस उन सब वेक्टर्स को डिफरेंट डिफरेंट काम दे देगा तो वो आइगन वेक्टर्स के लिए नहीं है। ठीक है, बट इन फ्यूचर क्योंकि जो डेटा साइंटिस्ट हैं वो आपस में एक दूसरे को देखेंगे कि यार तेरा काम ज्यादा है, मेरा काम कम है, फिर वो बात होंगी, फिर वो धीरे धीरे करके खुद को बराबर बराबर काम बंटवाएंगे उसी बॉस से। तो अब आपको समझ में आ गया क्या 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 कहना चाह रहा हूँ, कि जब वेक्टर्स आइगन वेक्टर की डायरेक्शन नहीं है देन दे विल ट्राई टू रीच द आइगन वेक्टर। परफेक्ट, बस यही कहानी थी आइगन वेक्टर की। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मैथ भी समझ सकते हैं, और जितनी चीजें आप चाह रहे हैं आइगन वेक्टर समझना वो सारी समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं बता रहा हूँ, कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम डेटा समझाना है, मेरा काम मैथ समझाना नहीं है। मैथ्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं और आई होप आप उनको देखें जाके। यहाँ पे हम डेटा को समझते हैं, तो डेटा समझने के लिए ये आइगन वेक्टर्स, यही है आइगन वेक्टर्स और कुछ नहीं है। हम फालतू में इसको बहुत बड़ा बड़ा समझते हैं। तो दैट्स ऑल गाइस फॉर दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।